में आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सचिव और जिला के सचिव श्री निश्चल जी, जैसा कि आप लोगों से कल बात हुई थी, आज की प्रेस वार्ता कुछ खास इश्यूज के ऊपर, क्योंकि पिछले काफी दिन हो गए कई इश्यूज इकट्ठे होते, मैं कहा इस बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर लें। अभी जैसे आपकी सबकी जानकारी में है कि हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका लगभग, और जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है और आप लोगों की सबकी जानकारी में है कि पिछले जो 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, विधानसभा के 3 उपचुनाव और एक मंडी पार्लियामेंट सीट का उपचुनाव, उसमें चारों खाने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए हार गई थी। मुझे लगता है कि उस हार से अभी ये उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी। उसी हार को ये आगे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, उनको ये धीरे धीरे पीछे की ओर धकेल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 5 वर्ष पूर्व जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, सितंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन आज हम अक्टूबर के मध्यम में पहुंचने वाले हैं। अभी तक चुनाव आचार संहिता का कुछ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे लगता है सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। आपको ये जानकारी है कि जो पिछले 4 उपचुनाव की हार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उस हार के डर के कारण शिमला नगर निगम के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने नहीं कराए। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जनता की नब्ज समझ चुकी है और उनको पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं बनने वाली। इस करके ये चुनाव को धीरे धीरे डिले कर रहे हैं, और ये कब तक डिले करेंगे हमारी समझ से बाहर है। और चुनाव आयोग जो कुंभकर्ण की नींद सोया बैठा है, जैसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुल्लू और बिलासपुर में आए, और रोज मुख्यमंत्री और उनके मंत्री एक बड़ी बड़ी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं सरकार के आखिरी चरण के अंदर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी उनको एक झूठी घोषणाएं करने का वक्त दे रही है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को निदान करने के लिए कोई कार्य नहीं किया, और मुझे लगता नहीं कि थोड़े समय के अंदर जो झूठी घोषणा कर रहे हैं उसको जनता को रिझा पाएंगे। साथियों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री देश के हिमाचल प्रदेश की धरती में आए, और हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बड़ी आश थी कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चुनाव में दोनों और सारे राजनीतिक दल जाने वाले हैं, और कांग्रेस भी बड़ी उत्सुकता से इस नरेंद्र मोदी जी की रैली को देख रही थी कि शायद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने 5 वर्ष का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष व हिमाचल की जनता के समक्ष रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी के लिए एक शुभ अवसर था। जिस हिसाब से ये घोषणाएं करते हैं, जिस हिसाब से ये लोगों के बीच में जाकर झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं विकास की, अगर इन्होंने कोई विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर किया तो किसी भी नेता के लिए एक बड़े गर्व का विषय कि जब उसका शीर्ष नेतृत्व उसके घर पर आया हो तो उसके समक्ष उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। हमें आशा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि शायद अगर जयराम सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 5 वर्ष का अगर प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं रख सकी, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ हिमाचल की समस्याओं के निदान के लिए और हिमाचल को जो कर्ज से डूबा हुआ है उसकी शायद कुछ घोषणा करके जाते।
शायद कुछ आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को देकर जाते। लेकिन अफसोस की बात कि जैसे पूर्व में होता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस एम्स का उद्घाटन किया, हम स्वागत करते हैं, खुलना चाहिए, लेकिन चुनाव के चक्कर में एम्स तो हिंदुस्तान में और भी जगह खुले हैं, दशहरे तो हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया गया, लेकिन सिर्फ एक झूठी ख्याति प्राप्त करने के लिए इस आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए हैं। 750 बेड की क्षमता वाला एम्स का अभी 100 की ओपीडी भी चालू नहीं हुई है। 18 ऑपरेशन वाला एम्स अभी एक ऑपरेशन उसके अंदर, ऑपरेशन थिएटर उसके अंदर चालू हुआ है। तो ऐसा जनता के अंदर एक झूठा, एक मायाजाल बुनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से कर रही है, इस वर्ष भी उन्होंने ऐसा करने का काम किया। हमें आशा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि उनकी कार्यशैली है और कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं कि वहां की सरकार के बारे में और सरकार के कार्यकाल के बारे में घोषणाएं करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि उस जनसभा में जो हमने सुना, मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा कि उस जनसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और इस प्रदेश से, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और इस प्रदेश से केंद्र में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तुति गान के अलावा कुछ नहीं किया। साथियों, पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में जो जयराम ठाकुर जी का हुआ, हमें आशा थी कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अगर सही मायने में जनता के हित की बात करते हैं और एक पारदर्शिता सरकार की चलाने की बात करते हैं, हमें आशा थी कि कुछ जवाब उनको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछने चाहिए थे। अगर मुख्यमंत्री जयराम जी 5 वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सके तो कांग्रेस 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष आपके माध्यम से हम हिमाचल की जनता के पास रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में जो सबसे पहले दवाई घोटाला हुआ, उसके बारे में आपका क्या आज तक उसकी कार्रवाई और कौन लोग उसमें संलिप्त थे, आज तक इसकी जानकारी जनता को नहीं मिली। साथियों, बहुत बड़ा दवाई घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसके कारण तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से हटाकर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, उसके बाद जब पूरी दुनिया त्रस्त थी महामारी, कोरोना महामारी से, उस समय पीपीई किट घोटाला हुआ था, सारी दुनिया के सामने आया। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि उसमें कार्रवाई हुई थी, उसमें हेल्थ डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसे पद से हटाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें दोषी कौन है, किसके खिलाफ आपने अदालत में चार्जशीट पेश करी है, कृपया जनता के समक्ष आप अपना आपको ये बताना चाहिए। साथियों, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन उसमें असली दोषी कौन है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं की। साथियों, उसके बाद बेबी केयर किट के घोटाले की जांच आपके समक्ष, मुद्दा आपके समक्ष उठाया गया था, लेकिन आज तक उसकी जांच करने की कार्रवाई भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं की। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हिमाचल प्रदेश की जनता को अपने 5 वर्ष पूर्ण होने वाले कार्यकाल के तहत बताना चाहिए था। साथियों, उसके बाद पुलिस भर्ती घोटाला जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये इनकी एक, कहते हैं ना कि एक हैबिचुअल है घोटाले करने के। पुलिस भर्ती घोटाले में हिमाचल प्रदेश के लाखों गरीब जनता के लाखों रुपए बच्चों के द्वारा लिए गए, और आपकी जानकारी में मीडियम के माध्यम सबको पता है कि भी कितने लोग उसमें अरेस्ट भी हुए, कितने बच्चे अरेस्ट हुए, कितने लोग अरेस्ट हुए। इसका मतलब घोटाला हुआ तभी लोग अरेस्ट हुए। अगर लोग अरेस्ट हुए तो किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कौन लोग इसमें दोषी हैं, क्यों उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं की। जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और ये बात मानते हैं, परीक्षा रद्द की, उसके बाद दोबारा परीक्षा कराएगी, इसका मतलब घोटाला तो हुआ, लेकिन उसका दोषी कौन है, इनको क्यों छुपाया जाता है। जितने हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले हुए, उनको छुपाया क्यों जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी इस बात को दावे के साथ कहता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि सरकार की नीयत से ये बात स्पष्ट होती है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से हुआ। इस करके ये इसको दबाने के लिए
इसको छुपाने के लिए सारे कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। साथियों, अभी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 10 तारीख को सोलन में आने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या वो सोलन में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे कि जो 1 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का जमीन घोटाला हुआ उसके बारे में अपने नेताओं से फीडबैक लेंगे? उस 1 करोड़ के घोटाले का क्या हुआ? और मैं समझता हूं कि माननीय जेपी नड्डा जी इसकी इंक्वायरी कर, इसकी जांच कर अपनी पार्टी को न्याय दिलाएंगे। ये विषय जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या जेपी नड्डा जी एक उस संस्था के प्रमुख होने के नाते जब इस धरती के अंदर, वो सोलन की धरती के आ रहे हैं और इस धरती के अंदर 1 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के जमीन का घोटाला हुआ, क्या वो अपने यहां के नेताओं से उसकी जांच मांगेंगे? साथियों, जब नोटबंदी हुई थी लोग मर रहे थे, मजदूर आपने देखा पैदल 800 किलोमीटर का सफर कर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी। इस लॉकडाउन और नोटबंदी के अंदर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के अंदर हर एक जिला के अंदर अपना दफ्तर बनाने के लिए करोड़ों रुपए अपने नेताओं के पास भेजा। उसका ये उदाहरण है सोलन का भारतीय जनता पार्टी के जमीन घोटाला का उदाहरण है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, लोग तड़प रहे थे। नोटबंदी और आपका लॉकडाउन की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो गए, कारोबार तबाह हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये काला धन, काली कमाई, करोड़ों रुपए कहां से आई? क्या इसका माननीय जेपी नड्डा जी सोलन की धरती पर आकर जवाब देंगे? साथियों, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों साथियों किसी ने ऑनलाइन के अंदर लोगों से एक सवाल पूछा। उसने सवाल ये पूछा कि इस देश के अंदर सबसे बढ़िया वॉशिंग मशीन कौन सी है? 3-4 कंपनियां, IFB की वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, या और भी 2-3 कंपनी की। उसमें उसने लिखा भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। तो साथियों, उसका रिजल्ट ये आया कि 100% भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन इस देश में सबसे बढ़िया है। क्यों? कि वो इतना साफ धुलती है, इतना साफ धोती है कि एक भी दाग उस व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस को छोड़कर, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरोप पत्र के ऊपर हर्ष महाजन के ऊपर आरोप लगाया था कि 80 लाख रुपए की कार हर्ष महाजन से आपने कहां से ली। उस आरोप पत्र में आज भी आरोप दाखिल है हर्ष महाजन के खिलाफ। क्या आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो दूध के धुले हो गए? इसी करके मैंने कहा कि एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी, जिनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लगा था, उनके भी वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर सारे दाग माफ हो गए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, उसके बाद आपने सबने सुना होगा रेड्डी ब्रदर्स हजारों करोड़ रुपए का खनन घोटाला किया, और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने दोनों हाथों से उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए ऐसे उनकी फोटोग्राफ्स मीडिया के अंदर आई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद उन रेड्डी ब्रदर्स को था, तब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाल के वो भी पाक साफ हो गए। साथियों, उसके बाद मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, 50 गवाहों की हत्या और 50 गवाह वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। आज तक इसका पता नहीं लगा वो 50 आदमी कैसे मर गए जो उस व्यापम घोटाले के अंदर गवाह थे। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने काम किया। आज तक किसी के ऊपर भी एक भी आरोप अदालत के अंदर नहीं गया। साथियों, उसके बाद हमारे नारायण राणे महाराष्ट्र के केंद्र सरकार में मंत्री, जब वो दूसरे दल में थे, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, आज वो केंद्रीय मंत्री है और उनके खिलाफ जितने आरोप थे, आज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो भी पाक साफ हो गए। साथियों, एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा क्या चमत्कार है
जिन नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जब कोई भी आरोप जो है वो लगता नहीं है। साथियों, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय और इस युग के महान नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मैं समझता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी को उनके जगह जगह मंदिर बनाने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उनके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनकी फोटो लगानी चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नर की और राष्ट्रपति जी की मूर्तियां लगती है, ऐसे इनकी मूर्तियां हर एक दफ्तर के अंदर कंपलसरी भारतीय जनता पार्टी को कर देनी चाहिए। ऐसे महान नेता भारतीय जनता पार्टी के इस युग के, जिन्होंने पिछले दिनों सत्यमेव जयते का एक नारा लगाते हुए सोशल मीडिया में कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, मेरे खिलाफ जो नौकरी का भर्ती घोटाला हुआ था उसमें मुझे बरी कर दिया गया। ऐसे महान नेता को तो मैं समझता हूं कि दिल से ऐसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन साथियों, हकीकत यह है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मीडिया के बंधुओं को भी गुमराह किया जाता है। और जब ये अखबारों में खबरें पड़ी तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। साथियों, आप लोग आजकल सभी ट्रांसपेरेंसी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जब डाउनलोड किया तो उसमें जब मैंने निकाला वो चौंकाने वाला था। एक जो भर्ती घोटाला स्थानीय कोर्ट से जब जयराम सरकार ने इसको विड्रॉ किया और माननीय हाई कोर्ट में उसने खारिज किया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो लोगों को आशबंदी थी कि देश में न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो कानून की आंखों में पट्टी बंधी है, वाकई पट्टी बंधी है, और न्यायालय से भी इस जनता को, इस देश को न्याय नहीं मिला। उसका कारण यह है कि हिमाचल के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में अदालत को किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह के अदालत कार्रवाई का अपहरण किया गया, इसका जीता जाता उदाहरण ये डॉक्टर राजीव बिंदल का जो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया उसमें देखने को मिलता है। किस तरह से मैनेजमेंट इसकी नीचे से लेकर ऊपर तक की, इसको देखने को लगता है। साथियों, जब मैंने डाउनलोड किया तो उसमें जहां मीडिया में छपा कि उसको खारिज कर दिया गया या उसमें बरी हो गए, सत्यमेव जयते के नारे लगे, साथियों वो केस वहां पर विड्रॉ हुआ। वो विड्रॉ उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और श्री राजीव बिंदल जी ने मैनेज किया कि उस व्यक्ति को वहां पर अपना केस वापिस लेना पड़ा। अब साथियों, आत्महत्या करके किसी व्यक्ति को पेड़ पे लटका के उसको आत्महत्या की संज्ञा देना, मैं समझता हूं ये इस केस में हुआ कि उस केस के अंदर अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये केस लोअर कोर्ट में था, जब सुनवाई थी, आर्गुमेंट्स थी, तब ये उस क्षण विड्रॉ हुआ। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय में गया तो जिस दिन इस केस की सुनवाई थी, जिस दिन इसमें आर्गुमेंट थी, जिस दिन इसका डिसीजन लेना था, उसी दिन केस विड्रॉ हुआ। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप सत्य हैं, तो कोर्ट से भागते क्यों हैं, कोर्ट से डरते क्यों हैं, कोर्ट में अपना उसका निर्णय क्यों नहीं आने देते, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन साथियों, ये उस नेता को भी पता है कि इसमें मुझे सजा होनी है। गड़बड़ तो हुई है, लेकिन साथियों ये तो थी हमारी न्यायालय, लेकिन दो न्यायालय अभी बाकी, दो अदालत अभी बाकी है। एक अदालत है नाहन की जनता, अगर वहां से भी अगर ये बच जाते हैं, नाहन की जनता भी इनको माफ कर देती है, तो दूसरी अदालत है ऊपर भगवान की। राजीव बिंदल जी, जितना मर्जी पैसा कमा लो, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। और मैं समझता हूं कि ये न्याय शायद नाहन की जनता इस चुनाव के अंदर करे। और हम ये जितने भी इनके बारे में लोगों के अंदर धारणाएं हैं, हम जल्दी ही नाहन की जनता को जाकर भी इसके साथ इनको अवगत कराएंगे। साथियों, तो मैं समझता हूं कि ये जो माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के अंदर आए थे, तो हमें उम्मीद थी कि माननीय मोदी जी जयराम जी से पूछेंगे कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव हुए, इतिहास हिमाचल प्रदेश का कहता है, हमेशा भ्रष्टाचार के ऊपर ही सरकारें बदली गई, हमेशा भ्रष्टाचार के ऊपर सरकारें बदली गई। साथियों, इनका ये हाल है, वो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ये हाल है। आज हमारा बेरोजगार युवा रोजगार से मर रहा है। आज हमारा नौजवान नशे से मर रहा है। आज हमारी महिलाएं महंगाई से मर रही हैं। आज हमारा छोटा दुकानदार मंदे की मार से मर रहा है। हमारा किसान बागवान उनको उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, उससे मर रहा है। और ये लोग कभी मोदी जी को बुला के, कभी जेपी नड्डा जी को बुला के, किस तरह के इवेंट्स करके उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ठीक उसी तरह है जैसे कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। इनके चेहरे में एक किस्म की शिकन नहीं है, इनको एक किस्म का भी डर और वो है नहीं कि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहिए था हमें, और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। साथियों, कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह जी इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मैं समझता हूं कि उस देश ने सही मायने में अगर अपना स्वर्ण में काल देखा तो मनमोहन सिंह के समय देखा, और उस समय का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। 20 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से ऊपर उठे माननीय मनमोहन सिंह जी के समय के अंदर। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। लेकिन पिछले 8 वर्ष का केंद्र सरकार का कार्यकाल और 5 वर्ष का जयराम ठाकुर सरकार का कार्यकाल, ये ऑन रिकॉर्ड है। 22.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 22.5 करोड़ लोग। ये इस पार्टी की, इस सरकार की नीतियां, इनकी नीयत, इनके कहना कुछ है, करते ये लोग कुछ है। आज 80 लोग करोड़ों को एक मुफ्त खाना देने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी 22.5 करोड़ रुपए गरीबी रेखा से नीचे चलेंगे। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे प्रदेश की है चाहे देश की है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कुछ चंद लोगों के लिए सरकारें काम करती है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था साथियों, तप तपस्या बलिदान से बनने वाली पार्टी आज ठग ठेकेदार दलालों के ऊपर निर्भर करके रुक चुकी है। आज इस पार्टी और सरकारों के अंदर इन ठग ठेकेदार दलालों का कब्जा है। बड़े बड़े नेता एक सब्ज बाग दिखाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और रैलियां काय की है। आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के जितने बेनिफिशियरी हैं उनको लेके अपनी रैलियों में लोग जाते हैं। कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, सरकारी बसों को जबरदस्ती लिया जाता है। लोग परेशान होते हैं, उनको बसें नहीं मिलती, उनकी बसों को हायर करके रैलियों में भेजाता है। मैं समझता हूं कि जिस रैली के अंदर ये लोग दर्शाते हैं, उस रैली में मजबूरी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सरकार के जितनी बेनिफिशियरी है, संस्थाओं के ऊपर प्रेशर डाल के उन संस्थाओं से जिन्हीं बेनिफिशियरी को उनको रैली में लेकर आया जाता है। असली रैली तो वो होती है जब लोग अपने मन से उस पार्टी की रैली में जाएं, और वो आपको हम दिखाएंगे 14 तारीख को स्थानीय छोटो ग्राउंड के अंदर, जब हमारी देश की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी सोलन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। सही मैंने उस रैली के अंदर लोग अपने दिल से और अपना पैसा खर्च करके उस रैली के अंदर आएंगे। आप देखिए, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, मैंने क्यों कहा शुरू में कि चुनाव को डिले किया जा रहा है, चुनाव को इस करके डिले किया जा रहा है ताकि सरकारी पैसे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां की जा रही हैं। पैसा सरकारी लग रहा है, रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं। जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तब सरकारी पैसा लगना बंद हो जाएगा। इस करके हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग को भी निवेदन करेंगे कि वो तुरंत हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगाएं, ताकि सरकार का जो जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई है, उसको कम से कम बंद कर हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा बर्बाद होने से ये लोग बचाएं। मुझे लगता है साथियों कि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो आंतरिक ज्ञान है, उनके 5 सर्वे जो हमने सुना है सूत्रों के माध्यम से, 5 सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बढ़ रही। वो क्यों भाग रहे हैं चुनाव से? क्यों नगर निगम के चुनाव उन्होंने शिमला के अंदर नहीं कराए? क्यों विधानसभा के चुनाव को डिले कर रहे हैं? उनको पता है कि सरकार पूरी तरीके से हारने वाली है, इनके मंत्री हारने वाले हैं, इनके विधायक, मैक्सिमम सिटिंग विधायक हारने वाले हैं। आज कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों इनके हाल देखो क्या हो गया। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को शिव का अवतार कहा। शर्म आनी चाहिए। पहले तो ये त्रिदेव सम्मेलन तक सीमित थे, उसके बाद पंच परिश्रम में आए, अब ये शिव का अवतार आ गया। थोड़े दिनों के बाद हमारे को ये भी बताया कि विष्णु का अवतार और कृष्ण का अवतार और ब्रह्मा का अवतार कौन है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं और सारे जितने देवी देवता इनकी पार्टी में आ गए,
आए नहीं। मैं समझता हूँ कि देवी देवता तो खुद बन गए। अब आने वाले दिनों में ऐसा लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी की कब मेंबरशिप मिलेगी। और एक कालीयुगी पूतना मासी जो है ना, जो शिव को अवतार बता रही है। और ये जो रावण वध हुआ ना पिछले दिनों, ये आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारी जो जितने रावण और राक्षसनी है जो भाग रही है, चाहे वो पूतना मौसी है चाहे वो ताड़का वध है, इनके सबके बाद होने वाले हैं। और राम राज्य कांग्रेस की सरकार में आने वाला है। लोगों को सही मायने में जो राज्य अगर मिलेगा कांग्रेस सरकार में, जिन्होंने हमेशा गरीब आदमी के लिए काम किया, और ये जो आज ठेकेदार दलालों के लिए काम कर रहे हैं, इनका वध आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जनता जनार्दन के पास जो हथियार रूपी जो शस्त्र है, उस हथियार रूपी शस्त्र के अंदर शस्त्र से इन सब का वध होने वाला देखना आपने। साथियों, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमारी बात चुनाव आयोग तक पहुंचेगी और चुनाव आयोग जल्द ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगाएगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अब भी खुला चैलेंज करते हैं कि चुनाव के दिन आगे आप हमारे से डिबेट कीजिए। आप बताइए, आप आइए मंच के ऊपर कि आपने 5 साल क्या विकास किए, और हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड पिछले जो 5 साल सरकार कांग्रेस की सरकार रही, उसका रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, इतना आपके साथ निवेदन करना था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सर पूछ सकते हैं। हमारे शिव कुमार जी, एक आप सबको हम आपके माध्यम सूचना देते हैं कि हमारे राहुल सिंह ठाकुर जी, इनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का जिले का अध्यक्ष बनाया, तो हम भी आपको बधाई देते हैं। और हमारी कांग्रेस इससे और मजबूत होगी। और हम समझते हैं कि हम 16 जिला की 5 सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और हमारे साथ आज श्री विक्रम कंवर जी भी उपस्थित हुए, और श्री संजय भंडारी जी जो प्रदेश के सचिव हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से कुछ पूछिए ताकि हमारे को जवाब देने में भी थोड़ा आनंद आएगा। आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा आप शिव कुमार जी कुछ सवाल। मैं आप सभी आज अच्छे मौके में मिले हैं। मैं आप सभी को 14 तारीख जिस दिन हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हमारी नेता प्रियंका गांधी जी फोटोग्राउंड आ रही है, मैं आप सभी को आज इसका निमंत्रण देना चाहता हूं। आप सभी आमंत्रित हैं। और साथ ही एक बात मैं और करना चाहूंगा कि 10 तारीख को माननीय नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता अध्यक्ष, सोलन आ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि पंच परमेश्वर सम्मेलन की बात हो रही है कि पंच परमेश्वर सम्मेलन किया जाएगा। मैं समझता हूं अगर ये पंच परमेश्वर नाम कांग्रेस ने दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी हर चौराहे पे कांग्रेस का विरोध करती। आज परमेश्वर भी इनकी पार्टी में 5 परमेश्वर, हिंदू धर्म का इतना बड़ा ये अपमान करने जा रहे हैं। मैं इनका इस बात के लिए विरोध करता हूं और साथ ही साथ नड्डा जी का इस बात के लिए भी विरोध करता हूं कि शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट हमारा शिक्षा का, जहां इतने विद्यार्थी इस देश का भविष्य वहां जाके उस वातावरण को खराब करना चाहते हैं। मुरारी मार्केट में करें, कहीं और करें, ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों लिया गया और क्यों वाइस चांसलर ने इस बात की इनको परमिशन दी? आने वाले समय में इसका जवाब इनसे मांगा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और आपसे करनी थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण तो सारे देश में कार्यकर्ताओं का एक जैसा होता है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार के अंदर बड़ा भारी भर्ती घोटाला मिला, और उसके अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता, 70 लोगों को नौकरियां पिछले दरवाजे से दी गई। आज कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया उसकी जांच की जा रही है, और मुझे लगता है कि उसमें जल्द ही कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई उसके अंदर होगी। उसके अलावा एक बड़ा भारी इशू आज की डेट में मीडिया के अंदर चला हुआ है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर 517 के करीब नकली नोट पकड़े गए। अगर ये नकली नोट भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और स्टेट में पकड़े जाते तो हाहाकार मच जाना था कि जंगल राज हो गया। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर नकली नोट पकड़े गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और सबसे अफसोस की बात यह है कि गुजरात के अंदर एम्बुलेंस के अंदर नकली नोट पकड़े गए। और मुझे तो इस बात की शंका है कि माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के दौरे पर अभी गए, आपने देखा होगा मीडिया के अंदर जो गोदी मीडिया है उसने बड़ी बड़ी कवरेज दी कि एम्बुलेंस जा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका काफिला अपना रोक दिया। पहले तो ये समझ में नहीं आया कि जब माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है वो किसी को, पक्षी को भी पर मारने की अनुमति नहीं होती। एम्बुलेंस इस रोड में कैसे आ गई?
दूसरा, जब उसके बाद एम्बुलेंस में नकली नोट पकड़े गए तो उसके बाद शक की सुई कहां कहां जाती है आपको पता है। और तीसरी बात यह है कि सारी दुनिया धन्यवाद मोदी जी का कर रही है, मीडिया भी मोदी जी का धन्यवाद कर रही है कि आपने अपना काफिला रोक दिया एम्बुलेंस के लिए, लेकिन उस एम्बुलेंस का जो मरीज है उसने धन्यवाद आज तक नहीं किया, उस मरीज के परिजनों ने आज तक धन्यवाद नहीं किया। तो ये इस देश में हो क्या रहा है, ये समझ में से बाहर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब, जनता के पास क्या ताकत है, जनता के पास एक ही ताकत है, अपने वोट डालने की ताकत। उसका जो आने वाले हिमाचल के विधानसभा के चुनाव है उसमें मुझे लगता है जनता अपनी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी औकात बताएगी। धन्यवाद। खुशी उड़ेती जी, आपने कहा कि बीजेपी वाले मुद्दों को दबाते हैं, आप बताइए गुड़िया केस का क्या हुआ? उस वक्त मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह थे। मैडम, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की हिम्मत थी कि जिन्होंने सीबीआई को इंक्वायरी भेजी थी। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के ने वहां का थाना जला दिया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धरने दिए, आंदोलन दिए। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्या किया? गुड़िया गुड्डी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई को सौंपा, अरेस्ट हुए लोग, सारे पुलिस के अफसर अंदर माननीय वीरभद्र के समय में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ठेव का थाना फूका, जिन्होंने धरने दिए, जिन्होंने नारे लगाए, गुड़िया हेल्पलाइन बढ़ाई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज तक एक भी केस बताया। और गुड़िया हेल्पलाइन के मामले से अगर उन्होंने इसका केस को सोल्व किया तो भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है उसको जनता के सामने उनको लेके आना चाहिए। अगर उसके आरोपी थाने में बंद है तो अभी पीछे से कुछ टाइम पहले फिर से इस केस को उछाला गया। वो सिर्फ जो मैंने आपको बताया, जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री यहाँ से जो वहां गई थी, नकली माँ बाप बना के उसके बिठाए और उसको वीडियो वायरल करी। उनको शर्म आनी चाहिए यार, इस बात को तुम चुनावी मुद्दा बना रहे हो। जिस घर की लड़की गई हो, जिस घर की लड़की मरी हो, उसके माँ बाप से जाके पूछिए, आप उसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं। ये लाशों में रोटियां सेकते हैं, इन्होंने तिरंगा के ऊपर रोटियां सेकी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। शर्म आनी चाहिए इनको, सैनिकों के ऊपर रोटियां सेकते हैं ये। मतलब कि आपका कहना है जो भाजपा नेत्री थी, जो गुड़िया के माँ बाप, वो नकली माँ बाप? बिल्कुल नकली माँ बाप। असली माँ बाप की हिम्मत नहीं, असली माँ बाप होते हैं चेहरा सामने करके बात करते हैं। माँ बाप की पीठ करी और खुद नेत्री भाषण दे रही है, उनको शर्म नहीं आती है? आप किसी की बेटी की जिसकी हत्या करती हो सामूहिक बलात्कार करके, उसके माँ बाप के वजह से आपकी चुनावी अपनी लीडरी करते हो आप लोग। कभी किसी के घर में कोई दर्दनाक घटना हो तो उसके दिल से पूछो जाके क्या बीतती है। 5 साल बाद क्यों गई हो? उस टाइम क्यों नहीं गई? आज कितने वर्ष हो गए इस बात को? शर्म आनी चाहिए। नीति करते हैं ये, बलात्कार पे राजनीति करते हैं, ये हत्याओं पे राजनीति करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। आज 5 साल से सरकार ही नहीं की है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? लोग सत्ता में ये लोग बैठे हैं। आज भी डिमांड करते हैं कि दूध का दूध पानी हो, जो कल्प्रेट हमको सजा दी जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज इस देश में, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके सीबीआई इंक्वायरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच के आदेश दिए थे। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सचिव और जिला के सचिव श्री निश्चल जी। जैसा कि आप लोगों से कल बात हुई थी, आज की प्रेस वार्ता कुछ खास इश्यूज के ऊपर, क्योंकि पिछले काफी दिन हो गए कई इश्यूज इकट्ठे होते, मैं कहा इस बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर लें। अभी जैसे आपकी सबकी जानकारी में है कि हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका लगभग, और जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है और आप लोगों की सबकी जानकारी में है कि पिछले जो 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, विधानसभा के 3 उपचुनाव और एक मंडी पार्लियामेंट सीट का उपचुनाव, उसमें चारों खाने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए हार गई थी।